राजस्थानी स्थापत्य कला नेक्स्ट टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेंगे। स्थापत्य कला में जो है हम राजस्थान में दुर्ग जो है इनके बारे में है, हवेलियां हैं, महल है, मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, बहुत सारे स्मारक है, ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। थोड़ा बड़ा टॉपिक है राजस्थानी स्थापत्य कला। तो देखिए राजस्थानी स्थापत्य कला जो थी इसको हम क्या कहते थे, राजपूत स्थापत्य कला, क्योंकि यहाँ राजा कौन थे, राजपूत थे। दुर्ग महल हवेलियाँ ज़्यादातर राजपूतों के थे। राजपूत स्थापत्य कला में मोस्टली जो है वो क्या चीज़ था, पिलर पर या तो स्वास्तिक का चिन्ह मिलता था। स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है, स्वास्तिक का चिन्ह है, लोटस है, कमल का फूल है, देवी देवताओं के चित्र है, फूल पत्तियों के चित्र है, ये सभी हुआ करते थे राजपूत स्थापत्य कला में। मुगल आए, मुगल अपने साथ में इस्लामिक स्थापत्य शैली लाए। इस्लामिक स्थापत्य शैली में हमें क्या मिलती है, मीनार मिलती है, वो भी जाएंगे, मीनार मिलेगी, गुंबद मिलेगा, मेहराब, ये जो गेट होता है ना, ये जैसे यार तो मेहराब है नहीं, सीधा कर रखा है, यहाँ कई गेटों पर आपको उस तरह से दिखे जाएंगे। ये तो प्लेन है, इसके ऊपर यूं किया होगा, ये मेहराब कहलाता है। मेहराब है, तहखाने, तहखाने भी जो है मुगलों की देन है। बगीचे, दिल्ली का मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर सबसे फेमस बगीचा है मुगलों का। पंजाब का जो है लाहौर का शालीमार बाग है, निशांत बाग है, पिंजौर बाग है, ऐसे बगीचे बहुत बड़े बड़े देश में। ये सब मुगल आने के बाद में शुरू हुए। तो इन दोनों का मिश्रण हुआ और इन दोनों के मिश्रण से जो नई शैली आई इसको अपन ने क्या कहा, इंडो इस्लामिक शैली। इंडो इस्लामिक शैली, दोनों का मिश्रण हुआ। फिर बाद में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज अपने साथ में यूरोपियन स्थापत्य शैली लाए। यूरोपियन स्थापत्य शैली क्या कहलाती थी, गॉथिक। यूरोपियन स्थापत्य शैली जो है वो गॉथिक स्थापत्य शैली थी। उन्होंने भारत में इस स्थापत्य शैली को शुरू किया। जैसे चर्च वगैरह हम देखते हैं, आप चर्च देखिए, चर्च की बनावट बिल्कुल अलग तरह से होती है, वो भी इसमें मिश्रित हो गई। तो फिर जो है जो आर्किटेक्चर फर्ग्यूसन जो है अंग्रेज, उसने कहा कि ये तीनों के मिश्रण से एक नया रूप आ गया और इस नए रूप को जो है उसने जो है इंडो सार्सेनिक रूप कहा। इंडो सार्सेनिक कला, इंडो सार्सेनिक कला जो है वो नाम दिया। तो स्थापत्य शैली जो है वो अलग अलग समय में चरणों के अंदर बढ़ती गई। स्थापत्य कला का जन्म हम देखें तो राणा कुंभा का समय राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। कुंभा स्वयं अच्छे जो है वास्तुशिल्पी भी है। संगीत अपन ने पढ़ा है, संगीत की शुरुआत कुंभा के समय, नृत्य की शुरुआत, तो चित्र स्थापत्य कला की शुरुआत भी जो है वो कुंभा के समय हुई है। इसकी देन जो है वो कुंभा का दरबारी वास्तुशिल्पी था जिसका नाम क्या था, मंडन मिश्र, जिसको कई बार एग्जाम में जो है कंफ्यूज करने के लिए मंडन सूत्रधार भी दे देते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसको हम राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कह सकते हैं। मंडन सूत्रधार या मंडन मिश्र राजस्थानी स्थापत्य कला के जनक थे, कुंभा के दरबार में थे। कुंभा के समय जो भी भवन बने उसकी किसकी देखरेख में बने थे, मंडन मिश्र की देखरेख में। कुंभा ने जैसे कुंभलगढ़ किला बनवाया था अपने निवास स्थान के लिए, कुंभलगढ़ किला, कुंभा ने वैसे कुल 32 किले बनवाए थे लेकिन अपना आवास कुंभलगढ़ को बनाया था। ये कुंभलगढ़ किला किसने बनाया था, मंडन मिश्र की देखरेख में बना था।
कुंभलगढ़ किला जो है, इसका जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर का है और चीन की दीवार के बाद में विश्व का सबसे बड़ी दीवार है। इसी तरह से जो है कुंभा के समय 32 किले बनते हैं, बहुत सारे मंदिर बनते हैं। कुंभा का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है कुंभा का एग्जाम्पल। तो कुंभा का समय राजस्थानी वास्तुशिल्प का स्वर्ण युग था। राजस्थानी वास्तुशिल्प का स्वर्ण युग जो है हम कुंभा का समय, जिसका श्रेय कुंभा के दरबारी मंडन मिश्र को जाता है, या मंडन सूत्रधार। इसने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जैसे रूप मंडन, रूप मूर्ति कला, मूर्तियां कैसे बनाई जाती है, रूप मंडन के अंदर। प्रासाद मंडन, प्रासाद मंडन के अंदर किले महल ये कैसे बनते हैं, प्रासाद मंडन। राजवल्लभ, राजवल्लभ नगर कैसे बसाए जाते हैं, नगरों में बावड़ियां तालाब आदि ये कैसे बन जाते हैं। शकुन मंडन, वास्तुशास्त्र किस दिशा में क्या चीज़ रखें, पानी का सोर्स किधर हो, वायु का सोर्स किधर हो, घर में पानी का कुंड किधर की तरफ रखना चाहिए। वो अपने शुरू में 4 कोण पढ़े थे, वायव्य कोण, ईशान कोण और नैऋत्य कोण। तो ये सभी जो है मंडन मिश्र ने इनके बारे में दिया, किस तरह से जो है वास्तुशास्त्र को भी फॉलो करें। इसकी 2-4-5 किताबें बहुत फेमस हैं मंडन मिश्र की। मंडन का भाई था नाथा और मंडन का पुत्र था गोविंद। गोविंद ने जो है एक फेमस किताब लिखी थी द्वार दीपिका, जो कई बार एग्जाम में पूछी हुई। भाई नाथा ने भी एक फेमस किताब लिखी थी, क्या नाम है, सूत्र अलंकार, और इसने द्वार दीपिका। इस तरह से अपन देखेंगे। तो मंडन मिश्र, मंडन का भाई, मंडन का पुत्र, ये सभी राणा कुंभा के दरबार में हैं और इनका समय जो है वो कुंभा का समय स्वर्ण युग है राजस्थानी स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला को हमने दुर्ग, हवेलियाँ इन सब में बांट रखा है। पहले हम जो है स्थापत्य कला का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थानी दुर्ग, राजस्थानी किले, दुर्ग या किले। दुर्ग या किले, कोई भी किला करते हैं तो एक तो उस किले का साका जो है अपने को वैसे पढ़ चुके हैं, आउटलाइन जरूर देखेंगे उस किले में। उस किले के अंदर कौन सा चर्चित महल है, कौन सा चर्चित स्मारक है। सबसे ज़्यादा 32 दुर्ग जो है वो कुंभा के बनाए हुए हैं। राजपूत राजा दुर्ग का निर्माण क्यों करते थे? दुर्ग बढ़ाने की आवश्यकता रहने के लिए थी, या अपना स्टेटस दिखाने के लिए, या अपनी सुरक्षा के लिए, या मेन पर्पज क्या था? रहना नहीं है, रहने के लिए तो उनके पास में महल दूसरे हैं, सुरक्षा के लिए। राजपूत शासक किलों का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए करवाते थे। मंडन मिश्र ने जो है वो 9 प्रकार के किलों का वर्णन किया है कि किले जो है वो 9 प्रकार के हुआ करते थे। हालांकि अब तो वो प्रकार थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो 9 प्रकार मंडन मिश्र ने लिखे हैं उसमें पहला प्रकार वो लिखता है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वह किला जो रेत के समुद्र में बसा, वह किला जो चारों तरफ से रेत के टीलों से ढका हुआ, जिसके चारों तरफ रेत ही रेत है। एग्जाम्पल वो दे रहा है सोनार किला जैसलमेर। ऐसे लगता है जैसे रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए कोई जहाज खड़ा है। सोनार किले की परिभाषा क्या है कि चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत का समुद्र है और रेत के समुद्र में लंगर डाला हुआ कोई जहाज खड़ा है। सोनार किला जो चारों तरफ से रेत के टीलों से, अब तो क्या है कि लोगों ने घर बना लिए तो अब वो डेफिनेशन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन अपने को वही डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि धानवन किला जो चारों तरफ रेत के टीलों से घिरा हुआ है, रेगिस्तान के समुद्र में लंगर डाले जहाज की तरह है। इसके बारे में डिटेल्स मिलेंगे अपन, सोनार किला। इसी तरह से स्थल दुर्ग जो जमीन के समतल बना हुआ है, जमीन का जेवर, जूनागढ़ जमीन का जेवर है। जमीन जूनागढ़ अपन चलते हैं, स्कूटर चला रहे हैं, पास में
सीधा ही किले के अंदर घुस जाओ, कहीं कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पैरेलल सा है, बल्कि ज़मीन से नीचे आ जाता है। स्थल दुर्ग ज़मीन पर बना हुआ किला, उसमें जो है जूनागढ़ है बीकानेर का, चौकोर आकृति में बना एकमात्र किला है। दरबार हॉल महाराजा गंगा सिंह का इसमें बहुत फेमस है। अनूप महल अनूप सिंह का बहुत फेमस है। जूनागढ़ पूरे भारत का पहला किला है जिसके अंदर लिफ्ट लगी थी। उस समय लिफ्ट गंगा सिंह ने देखा कि लिफ्टें आ गई तो उन्होंने जो है अपने किले में लिफ्ट लगवा ली। सबसे पहले लिफ्ट किसी किले में लगी तो वो जूनागढ़ किला था। दुलमेरा के लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं। चौकोर आकृति का किला है, बाकी सभी किले आपको सर्पिलाकार आकृति मिलेंगे, लेकिन जूनागढ़ को आप चारों तरफ से देखिए, गिरनानी की तरफ आ जाइए, पीछे आ जाइए, इधर की तरफ आ जाइए, चारों तरफ चौरस मिलेगा, चौकोर आकृति में बना हुआ किला है। साका वाका नहीं था, यहाँ शांति थी। बीकानेर के अंदर कहीं कोई आक्रमण नहीं हुआ, और आक्रमण होता तो युद्ध से पहले समस्या का समाधान हो जाता, वो बढ़िया काम था। तीसरा आता है हमारे पास में जल दुर्ग। जूनागढ़ के अलावा भटनेर किला भी इसी में आता है स्थल दुर्ग के अंदर। भटनेर हनुमानगढ़ राजस्थान का सबसे पुराना किला, राजस्थान का सबसे पुराना किला जो है उत्तर भटकेवाड़ भटनेर। इसकी विशेषताएं क्या है वो लेंगे अपन। जल दुर्ग जो नदियों के चारों किनारे बना है या नदियों से गिरा हुआ है, नदी किनारे बना हुआ है, जल दुर्ग कहलाता है। जल दुर्ग में फेमस किला आ जाता है गागरोन किला। कौन सी नदियों किनारे है? आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों से घिरा एक चट्टान पर बना हुआ है, एकमात्र किला है जो बिना नींव का है। नींव नहीं है, चट्टान पर नींव खोदी नहीं जा सकती। परमार राजाओं ने बनाया, फिर बाद में खींची राजाओं ने इसका विस्तार किया। गागरोनी तोतों के लिए फेमस है गागरोन। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ किला है, पर ये सभी जो है जल दुर्ग में आ जाएंगे। चौथा आता है हमारे पास में गिरि दुर्ग। राजस्थान के अंदर ज़्यादातर किलों को हम इसी श्रेणी में रखते हैं, गिरि दुर्ग की श्रेणी। कोई ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं, जिसमें चित्तौड़ किला है। गिरि दुर्ग का बेस्ट एग्जाम्पल चित्तौड़ किला है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया। गढ़ों में गढ़ कौन सा है? चित्तौड़ है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा। बुर्ज क्या चीज़ होता है किलों के अंदर, कोई बता सकता है? और सबसे ज़्यादा बुर्ज कौन से किले के हैं? बुर्ज जो किले का जो परकोटा बनाते हैं अपन, तो परकोटा आप देखा होगा इस तरह से बना होता है। परकोटा सीधी दीवार नहीं होती, इस तरह से बना होता है। ये गोल आकृति जो होती है इसको बुर्ज कहा जाता है। सबसे ज़्यादा 99 बुर्ज जो है वो सोनार किला जैसलमेर के 99 बुर्ज है। जूनागढ़ को आप कभी जाए तब देखिए तो इस तरह से गोलाई की आकृति में दीवार मिलेगी इसकी, परकोटे की दीवार, इसको बुर्ज कहते हैं। जूनागढ़ के 54 बुर्ज है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुर्ज पूछते हैं किसके हैं तो सोनार किला जैसलमेर 99 बुर्ज है। और जबकि सबसे लंबी दीवार किसकी है? उसके कुंभलगढ़ की, लेकिन बुर्ज वहाँ कम है। तो गिरि दुर्ग में बहुत सारे किले हैं। चित्तौड़ किला है, कुंभलगढ़ किला है, अचलगढ़ किला है। ये सारे के सारे किले जो है अपने तारागढ़ किला है। तारागढ़ किले को राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहते हैं? तारागढ़ किला जिब्राल्टर क्यों कहलाता है? जिब्राल्टर क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? जिब्राल्टर क्या चीज़ है? देखिए ये भूमध्य सागर है। आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे, बिल्कुल पृथ्वी के मध्य भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के नॉर्थ में जाएंगे तो सारा हमें यूरोप आ जाएगा। ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है। सबसे पहले इटली आता है, यहाँ ब्रिटेन आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है। इसके नीचे आएंगे तो हमें अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा सारा का सारा। भूमध्य सागर के पूर्व में हम जाएंगे तो हमें एशिया महाद्वीप, पहले अरब प्रायद्वीप आएगा, अरब प्रायद्वीप से फिर जो है अरब सागर आ जाएगा, फिर ये इधर इंडिया आ जाएगा इधर की तरफ, और भूमध्य सागर के इधर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये आ जाएंगे।
एक सेंटर पॉइंट है। और भूमध्य सागर में एंटर की एक ही चैनल है, उस एंटर के चैनल का नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के थ्रू जो है हम भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं और जिब्राल्टर के थ्रू ही वापस बाहर निकल जाते हैं। अब जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से अपने जोड़ दिया, कौन सी नहर द्वारा? सुएज नहर द्वारा। सुएज नहर कौन से देश में है? सुएज नहर कौन से देश में है? वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर नहर है, सबसे बिजी नहर है मिस्र के अंदर, इजिप्ट, मिस्र के अंदर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए अब सुएज नहर होगी। कोई टाइम में नहर नहीं हुआ करती थी, तो भूमध्य सागर चारों तरफ से बंद था। भूमध्य सागर जो जिब्राल्टर जो थी, ये भूमध्य सागर का एंट्रेंस हुआ करती थी। इसी तरह से तारागढ़ को हमने क्या कहा, तारागढ़ क्योंकि पहले भरतपुर, धौलपुर ये सब बसे हुए नहीं हैं, तो तारागढ़ से सीधा क्या करते थे, राजस्थान, नीचे आ गए तो मेवाड़ आ गया, इधर आ गया तो मारवाड़ आ गया, उधर की तरफ चला गया तो आमेर की तरफ आ गए। तारागढ़ को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार और तारागढ़ राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कह देते थे, जैसे जिब्राल्टर है सब। पुराने ज़माने के अंदर भरतपुर, धौलपुर ये नई बसे हुए हैं करूँ, तो उस समय जो है वो पहला जो बाधा आती थी वो तारागढ़ आ जाते थे। 500 हमारे पास में आता है। 500 कौन सा आएगा इसके अलावा? हमारे पास में आ जाता है पारेख दुर्ग। पारेख शब्द पोखर से बना है, पोखर मतलब तालाब, पानी का तालाब हो गया। पारेख दुर्ग वे दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, जिसमें पानी भरा हो, पानी भरी हुई खाई, जैसे लोहागढ़, भरतपुर, सुजान गंगा नहर अपन ने पढ़ा था, मोती झील पढ़ा था, झीलों के अंदर मोती झील से सुजान गंगा नहर, और सुजान गंगा नहर से जो है लोहागढ़ को जल आपूर्ति। तो पारेख दुर्ग जहां खाई हो, पानी भरा हो, खाई, पानी भरी खाई क्या होगी, पोखर की तरह होगी। एरण दुर्ग कंटीली झाड़ियों का, कंटीली झाड़ियों वाला रास्ता, उबड़ खाबड़ व कंटीली झाड़ियों के रास्ते पर बना हुआ दुर्ग, जैसे कांकड़बाड़ी किला अलवर, जहां पर कौन छिपा था, दारा सिको। कांकड़बाड़ी किला अलवर एरण दुर्ग के नाम से है। कंटीली झाड़ियां है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, दारा सिको हारने के बाद में कांकड़बाड़ी किले में आकर के छिपा था। वन दुर्ग है, जो जंगलों में बने हुए हैं, कोई विशेष नहीं, अब वन रही नहीं है। सैन्य दुर्ग वे दुर्ग जो केवल सैनिक पर्पज से बनाए जाते थे, राज परिवार का कोई सदस्य उसमें नहीं रहता था, राजा नहीं रहता था, केवल सैनिक पर्पज से जो है वो बनाया जाता था, सैन्य दुर्ग। और 9वां प्रकार एक और है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग अब के बारे में अपन ने पढ़ा है कि वह दुर्ग जो किसी अन्य दुर्ग की चाबी होता था, वह किला जो राजा इसलिए बनाता था कि उस पर आक्रमण करने से पहले वो उसका बचाव कर ले, चाबी के रूप में। जैसे आपको मैन किला जीतना है तो पहले चाबी को जीतना पड़ता था, जैसे कि शिवाना दुर्ग था जालोर का, इससे जाइन दुर्ग था इसका रणथंबोर का। तो ये सभी जो है इस तरह से किलों के प्रकार का उसने वर्णन किया। एक एक किला लेंगे, जो चीजें हो चुकी हैं उनको तो मैं रिपीट दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि अपने साके वगैरह काफी पढ़े हैं, लेकिन जो चीजें बिल्कुल नहीं हुई है उसको अपन आगे चलेंगे। तो पहला अपन देखें धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग एक ही किला आएगा इसमें, गढ़ जैसाण, इसका प्रारंभिक नाम था गढ़ जैसाण। मूवी के बाद में ये सोनार किला तो अभी 30-40 साल पहले है, जिस समय बड़ा उस समय तो गढ़ जैसाण जैसल भाटी द्वारा, जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी के आसपास बताया था। राजस्थान का जो है वो
दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, पहला चित्तौड़, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है गढ़ जैसाण या सोनार किला, जो कि जैसल भाटी ने बनवाया था। किला चारों तरफ से रेत से ढका है, रेत में लंगर डाले हुए जहाज की तरह दिखाई देता है। किले के अंदर जो है वो जैसलमेर शहर बसा हुआ, यानी मानव आबादी बसी हुई है। जैसलमेर का जो पुराना सिटी था वो किले के अंदर ही बसा हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, खेत है, पानी के कुंड है, ताकि घेराव हो जाए तो अंदर जो है वो दिक्कत नहीं है। पूर्ण रूप से पीले पत्थर का बना हुआ है, पूर्ण रूप से केवल पत्थर ही पत्थर है, कहीं पर भी मिट्टी गारा नहीं है। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए लोहे की कील का प्रयोग किया हुआ है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखने के लिए कीलों का प्रयोग किया ताकि पत्थर हिले नहीं। तो जो है पीले पत्थर का बना हुआ है, केवल पत्थर ही पत्थर है। अबुल फजल जब देखने आया तब उसने क्या कहा? अबुल फजल जब इस किले को देखने का, यहाँ तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, इस किले को देखने के लिए पत्थर के टांगों की आवश्यकता होगी। ये अबुल फजल का कोटेशन है इस किले के बारे में। पत्थर ही पत्थर है, चारों तरफ पीले पत्थर से बना है, सोने की तरह शाम को चमकने लग जाता है, इसलिए सत्यजीत रॉय ने इसका नाम जो है वो सोनार किला रख दिया। सत्यजीत रॉय ने इसका नाम सोनार किला रख दिया। सोनार किले की अगर अपन विशेषताएं देखें तो सोनार किले के अंदर एक बड़ी विशेषता जो है वो आती है, यहाँ का राजा बैरीसाल सिंह था। उस समय सिलावट जाति के लोगों ने राजा बैरीसाल सिंह को एक महल बनाकर भेंट किया था, जिसका नाम क्या है? बादल महल। हालांकि बादल महल आपको सारे किलों में दिखाएंगे, लेकिन बादल महल अगर क्वेश्चन आता है तो कहाँ का करना है? सोनार किला। जैसे बादल महल, बादल महल के लिए सोनार किला फेमस है। किले के अंदर तहखाना, इसमें जो है जिन बद्र सूरी संग्रहालय है। इस जिन बद्र सूरी संग्रहालय में जो है वो पुराने जो दुर्लभ ग्रंथ है, जो कि ताड़ पत्रों पर लिखे हुए, चीड़ पत्रों पर लिखे हुए, वो हमें जो है दुर्लभ ग्रंथ मिलेंगे। किले के परकोटे के अंदर जो है 99 बुर्ज है, सबसे अधिक बुर्ज वाला परकोटा है इसका। सबसे अधिक बुर्ज का जो है वो परकोटा जैसलमेर का है। बाकी एक दो छोटी बड़ी स्वांगिया माता का मंदिर है किले के अंदर ही, जो जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुल देवी है। और दो तीन विशेषताएं इसकी है सोनार किले की। स्थल दुर्ग में आए, जूनागढ़ दुलमेरा के लाल पत्थरों से बना हुआ है, चौकोर आकृति। किसने बनवाया था जूनागढ़? राय सिंह। कब से कब तक? 1579। बनाने वाला करमचंद बछावत, जिसने राय सिंह प्रशस्ति किले में लिखवाई। जूनागढ़ में एंटर करते ही मुख्य दरवाजा कौन सा आएगा? सूरजपोल। और इस सूरजपोल के दोनों तरफ क्या मिलेंगे आपको? हाथी पर बैठे हुए जयमल और फतह की मूर्तियां। जैसे ही जूनागढ़ किले में जाते हैं तो सूरजपोल के एक तरफ जयमल और एक तरफ फतह हाथी पर बैठे हुए, ऐसी कैसी मूर्तियां आगरा के किले में अकबर ने लगवाई थी, और अकबर के कहने पर ही राय सिंह ने जूनागढ़ में लगवाई थी। लेकिन आगरा की मूर्तियां औरंगजेब के समय तोड़ दी गई थी। तो जयमल और फतह की मूर्तियां अभी केवल और केवल इंडिया में बीकानेर के जूनागढ़ किले में। जमीन का जेवर कहलाता है, चौकोर आकृति का है। महाराजा गंगा सिंह ने दरबार हॉल बनवाया था इसके अंदर, जिसमें गंगा सिंह का दरबार लगा करता था। बहुत फेमस, कलाकारी के लिए फेमस है। अनूप सिंह ने जो है सोने से चित्रकारी किया हुआ अनूप महल बनवाया था। उस्ता कला वगैरह हम देख सकते हैं, मथेरना कला देख सकते हैं, वो अनूप सिंह के बनवाए थे। किला जो है वो चौकोर आकृति में बना हुआ है, साके वगैरह यहाँ नहीं हुए, चौकोर आकृति में बना हुआ है। जूनागढ़ करमचंद बछावत की देखरेख में बना था।
स्थल दुर्ग में भटनेर, हनुमानगढ़ किला किसने बनवाया था? भूपत भाटी, उत्तर भट्ट कीवाड़ भाटियों का भूपत भाटी ने जो है इसको बनाया था। राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? तो भटनेर किला। भटनेर किला सबसे पुराना है। भटनेर किले की क्या विशेषता रही है? देखिए, ये हमारे सामने जो है भारत का नक्शा है एक, ये इधर हमारे इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया से बहुत सारे आक्रमण हुए थे। नादिर शाह वगैरह कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। तैमूर लंग कहाँ से आया था? इराक से आया था। ये जो आक्रमण होते थे तो ये इधर से ये रास्ता है, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था जो है खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा को, ये हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत को पार करते अफगानिस्तान आगे, खैबर दर्रा को पार करते पेशावर आगे, पेशावर पार करते ही आ गया अपना पंजाब, पंजाब आ गया। और पंजाब के जस्ट नीचे कौन आ गया? राजस्थान। राजस्थान के उत्तर में कौन सा आ गया? पंजाब है। और राजस्थान का उत्तरी पोर्शन कौन सा है? हनुमानगढ़ है, भटनेर है। तो ये पंजाब और ये राजस्थान का भटनेर। अब पंजाब में कोई फेमस किला है नहीं, राजस्थान के अंदर बड़ा दुर्ग है भटनेर किला, और ये है दिल्ली। अब सबकी इच्छा क्या है? सब क्या कर रहे हैं? चाहे तैमूर लंग है, चाहे नादिर शाह है, चाहे महमूद गजनवी है, उनका पर्पज क्या है कि दिल्ली को लूटना है। दिल्ली में जो भी शासक होगा उसके पास में अकूत संपत्ति होगी और दिल्ली को लूटना है। तो 1398 के अंदर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। दिल्ली उस समय कमजोर राजा थे, दिल्ली के में तुगलक वंश की सत्ता थी, और महमूद तुगलक जो था वो दिल्ली छोड़कर भाग गया तैमूर लंग के डर से। अब ये तैमूर लंग ने जो है जीता, विजय किया। विजय करने के बाद में तैमूर लंग आया यहाँ पर और भटनेर पर अटैक करके फिर दिल्ली पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग ने जब भटनेर पर अटैक किया तो भटनेर का राजा कौन था? अखेराज, क्या नाम है उसका? है दूलचंद भाटी। दूलचंद भाटी, दूलचंद भाटी की सेना के अंदर अधिकतर बहुत सारे जो फौजी थे वो पठान मुस्लिम थे। दूलचंद भाटी पठानों के साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली हार गया। तो हार गया तो इस समय जो है यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने भी राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया। और भटनेर को जीतने के बाद में तैमूर लंग लिखता है अपनी आत्मकथा में कि मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे किले देखे हैं, लेकिन मैंने भटनेर जैसा दुर्गम किला और इतना मजबूत किला अपने जीवन में नहीं देखा। तैमूर लंग भी जो है भटनेर किले की काफ़ी प्रशंसा करता है। ये भटनेर जो है मध्य एशिया से जो भी दिल्ली आएगा तो वो अपना भटनेर को विजय करेगा, भटनेर में अपनी सेना तैयार करेगा और फिर जो है वो दिल्ली को कूच करेगा। चाहे नादिर शाह का हो, चाहे तैमूर लंग का हो, चाहे महमूद गजनवी का हो, ये सब इसको विजय करने के बाद ही दिल्ली जाते थे। तो भटनेर किला जो है वो इस तरह से इसके लिए फेमस है। बाद में भटनेर का नाम हनुमानगढ़ वो अपन ने पढ़ाई है। मंगलवार के दिन विजय करके, क्या नाम था बीकानेर के राजा का? सूरत सिंह। अमरचंद सुराना को साथ लेके जाता है और मंगलवार के दिन। तीसरा आता है हमारे पास में जलदुर्ग, गागरोन किला है, झालावाड़ आहू और काली सिंध नदियों से घिरा हुआ है। एक चट्टान पर बना हुआ है, एक तरफ आहू नदी बह रही है, एक तरफ काली सिंध नदी बह रही है। चट्टान पर जो है वो नींव नहीं खोदी जा सकती, बिना नींव का किला है। ये किला जो यहाँ बना हुआ है आहू और काली सिंध, इस किले के चारों तरफ में जंगल भी है और यहाँ हीरामन तोते रहते हैं। तो ये किला जो है इसके अंदर हीरामन तोते, बहुत जो मानव की हूबहू सबसे बड़े आकार के तोते होते हैं, मनुष्य की आवाज़ की नकल कर सकते हैं, बड़े आकार के तोते होते हैं। और हम देखेंगे तो यहाँ जो है हमें जो है औरंगजेब द्वारा बनाएगी सूफी संत मीठे शाह की दरगाह मिलेगी, बहुत फेमस है मीठे शाह की दरगाह। सूफी संत जो कि अकबर ने जो है गागरोन किसको सौंपा था? पृथ्वीराज बीकानेर के, जिसने बेली किशन रुक्मणी दी, इसी में लिखा था।
गागरोन में 2 शाखे हुए थे। गागरोन का शाखा अपन ने उस समय लिए नहीं था। एक अचलदास खींची के समय 1442-23 के अंदर, और दूसरा अचलदास के पुत्र पलहन दास के समय 1444 के अंदर। तो 1423 और 1444 के बीच में गैप बहुत कम है। तो राजस्थान में सबसे कम समय में 2 शाखे अगर कहीं हुए हैं तो वो कौन सा किला है? गागरोन। अचलदास और उसके पुत्र पलहन दास 20-22 साल के अंदर जो है यहाँ पहले मालवा के उसंसा और उसंसा के बाद में सेकंड महमूद खिलजी, 2 बहुत शॉर्ट समय के अंदर शाखे जो हुए वो गागरोन के अंदर हुए थे। तो जलदुर्ग में गागरोन किला है। उसके बाद में जो है शेरगढ़ किला है 12 के अंदर, परवन नदी के तट पर बना हुआ है। कहते हैं कि इस किला मूल रूप से तो मालदेव ने बनवाया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इस किले को विजय करके और शेरगढ़ रख दिया था। पास में शेरगढ़ अभ्यारण्य है, अपन ने पढ़ा है। सांपों की शरण स्थली, शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली कहलाता है। तो उस तरह से जो है शेरगढ़ किला जो है ये भी 12 में परवन नदी के। भैंसरोडगढ़ किला है चित्तौड़ के अंदर, चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा। भैंसरोडगढ़ किला वेलोर कहलाता है। अथाह जल, चंबल में सबसे ज्यादा जल है, अथाह जल की वजह से वेलोर दुर्ग कहलाता है। तो उस तरह से जो है अपन एक एक किले को लेंगे। आज यहां तक ले लेते हैं, फिर कल आगे ले लेंगे। दूसरा लोकनाट्य रमत। होली पर आयोजित लोक काव्य प्रतियोगिताएं, होली पर आयोजित लोक काव्य प्रतियोगिताएं रमत कहलाती है। लोक काव्य प्रतियोगिताएं रमत कहलाती है, जो जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। जैसलमेर के तेज कवि ने, जैसलमेर के तेज कवि ने रमतों के प्रसार हेतु कृष्णा कंपनी खोली थी। रमतों के प्रसार हेतु कृष्णा कंपनी खोली थी। कृष्णा कंपनी खोली थी और रमतों के माध्यम से देश प्रेम का प्रसार किया था। रमतों के माध्यम से देश प्रेम का प्रसार किया था। रमतों की विशेषताएं, रमत की विशेषताएं। पहली विशेषता, संवाद काव्यमय रूप में होते हैं। संवाद काव्यमय रूप में होते हैं, काव्य रूप में। रमतों में मंच अथवा मंच सज्जा नहीं होती है। रमतों में मंच ऑब्लिक मंच सज्जा नहीं होती है। रमतों में मंच ऑब्लिक मंच सज्जा, न तो मंच होगा न कोई सजावट होगी। तीसरी विशेषता, महिलाओं के पात्र भी पुरुष करते हैं। महिलाओं के पात्र भी पुरुष करते हैं। रमतों की शुरुआत सप्तमी को फक्कड़ दाता की रमत से होती है। रमतों की शुरुआत सप्तमी को फक्कड़ दाता की रमत से होती है। फक्कड़ दाता की रमत से होती है। सप्तमी को फक्कड़ दाता की रमत से होती है।
दूसरा लिखिए सेकंड पॉइंट, स्वांग मैरी की रम्मत, पैराग्राफ चेंज करके स्वांग मैरी की रम्मत, स्वांग मैरी की रम्मत सामने लिख लीजिए। स्वांग मैरी की रम्मत सामने समसामयिक विषयों पर होती है, करंट अफेयर्स। स्वांग मैरी की रम्मत, स्वांग मैरी समसामयिक विषयों पर होती है। नौटंकी शहजादी की रम्मत राजकुमारी के प्रेम पर है। नौटंकी शहजादी की रम्मत, नौटंकी शहजादी की रम्मत राजकुमारी के प्रेम पर है। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत बहुत फेमस है। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। तीसरा जाइए कन्हैया, बस ऐतिहासिक पात्र है। अमर सिंह के बारे में अपने पढ़ लिया काफी कुछ डिटेल्स में, अमर सिंह के बारे में तो काफी कुछ पढ़ा है। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। आगे लिखिए, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत ऐतिहासिक पात्र पर है। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत दो ही हुई है ना। तीसरा अमर सिंह पहला जो सबसे पहले शुरुआत किससे हुई, फक्करदाता की रम्मत से। उसके बाद में जो है स्वांग मेरी की रम्मत समसामयिक विषयों पर। उसके बाद में नौटंकी शहजादी की रम्मत एक राजकुमारी के प्रेम पर, और अमर सिंह राठौड़ की रम्मत ऐतिहासिक पात्र पर। आगे लिखिए, कन्हैया, कन्हैया नेक्स्ट, कन्हैया लोकनाट्य, तीसरा लोकनाट्य कन्हैया सवाई माधोपुर दौसा के आसपास मीणाओं द्वारा मंचित किया जाता है। सवाई माधोपुर दौसा के आसपास मीणाओं द्वारा मंचित किया जाता है। मीणा जाति, मीणा जाति द्वारा मंचित किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में खड़े होकर मंचित किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में खड़े होकर, गोल घेरे में खड़े होकर कृष्ण भक्ति के गीत गाते हैं। कृष्ण भक्ति के गीत गाते हैं। एक कलाकार हाथ में तलवार और रुमाल लेकर आता है। एक कलाकार हाथ में तलवार और रुमाल लेकर आता है, जिसे मेडिया, मेडिया कहते हैं, जिसे मेडिया कहते हैं। मेडिया, जिसे मेडिया कहते हैं। विशेषता, पद को साथ में उल्टा भी दोहराते हैं। विशेषता, पद को साथ में उल्टा भी दोहराते हैं। विशेषता, पद को साथ में उल्टा दोहराते हैं। एक विशेषता, पद को साथ साथ उल्टा दोहराते हैं। अगला, पारसी थिएटर, पारसी, पारसी थिएटर, पारसी थिएटर, पारसी, पारस, पारसी थिएटर। तो इसमें लिखिए, ब्रिटेन के शेक्सपियर थिएटर की नकल पर, ब्रिटेन के शेक्सपियर थिएटर की नकल पर जयपुर में पारसी थिएटर खोले गए। ब्रिटेन के शेक्सपियर थिएटर की नकल पर जयपुर में पारसी थिएटर खोले गए।
शासक राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापित राम प्रकाश थिएटर, शासक राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापित राम प्रकाश थिएटर, राम प्रकाश थिएटर उत्तर भारत का पहला पारसी थिएटर था। राम प्रकाश थिएटर उत्तर भारत का पहला पारसी थिएटर था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसमें कलाकार यूरोपियन वेशभूषा पहनकर यूरोपियन वेशभूषा पहनकर यूरोपियन अंदाज से हिंदी बोलते हैं, यूरोपियन अंदाज में हिंदी बोलते हैं और राजस्थान के प्रेम पात्र मूमल महेंद्र, ढोला मारू आदि का मंचन करते हैं। मूमल महेंद्र, ढोला मारू आदि का मंचन करते हैं। पैराग्राफ को फिर चेंज करके लिखिए। कन्हैया लाल पंवार व गणपत लाल डांगी, कन्हैया लाल पंवार व गणपत लाल डांगी, कन्हैया लाल पंवार, गणपत लाल डांगी, गणपत लाल डांगी पारसी थिएटर के प्रमुख कलाकार हुए हैं। गणपत लाल डांगी पारसी थिएटर के प्रमुख कलाकार हुए हैं। कन्हैया लाल पंवार को राजस्थान में थिएटर का जनक कहते हैं। कन्हैया लाल पंवार को राजस्थान में थिएटर का जनक कहते हैं। थिएटर का जनक कहते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके फिर लिखिए भवानी नाट्यशाला झालावाड़। नेक्स्ट, भवानी नाट्यशाला झालावाड़। इसी के अंदर आगे पैराग्राफ चेंज करके पारसी थिएटर में दूसरा पारसी थिएटर लिखवा रहा हूं। पहला पारसी थिएटर तो हो गया राम प्रकाश थिएटर, दूसरा पारसी थिएटर कौन सा है? भवानी नाट्यशाला। नंबर सेकंड पारसी थिएटर भवानी नाट्यशाला झालावाड़, भवानी नाट्यशाला झालावाड़। इसे 1921 में शासक भवानी सिंह ने स्थापित किया था। 1921 में शासक भवानी सिंह ने स्थापित किया। 1921 शासक भवानी सिंह ने स्थापित किया। यह भी पारसी थिएटर का दूसरा केंद्र था। आगे लिखिए तमाशा। तमाशा नेक्स्ट, लोकनाट्य अगला तमाशा। मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय, जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय भट्ट परिवार प्रताप सिंह के समय भट्ट परिवार जिसमें बहुत सारे लोग थे, गोपजी भट्ट है, वासुदेव भट्ट है, और बस भट्ट परिवार में सारे समझ होंगे। भट्ट परिवार इसे जयपुर लेकर आया था। भट्ट परिवार इसे जयपुर लेकर आया था।
पैराग्राफ को चेंज करके लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका, तमाशे में संगीत, नृत्य व गायन तीनों की प्रधानता होती है। तीनों खेले जाते हैं। तमाशे में संगीत, नृत्य व गायन तीनों की प्रधानता होती है और महिलाएं भी हिस्सा लेती है। संगीत भी है, नृत्य भी है, गायन भी है, तीनों की प्रधानता, तीनों के होते हैं। महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं। बंशीधर भट्ट, गोपजी भट्ट, रामजी भट्ट चर्चित कलाकार हुए हैं। बंशीधर भट्ट जो शुरुआत करते हैं यहाँ पर, बंशीधर भट्ट, गोपजी भट्ट, गोपजी भट्ट, रामजी भट्ट चर्चित कलाकार। जोगी जोगन, गोपीचंद प्रमुख तमाशे हैं। तमाशों का टॉपिक आज जोगी जोगन होगा। जोगी जोगन, गोपीचंद प्रमुख तमाशे हैं। जोगी जोगन, गोपीचंद। स्वांग कला, नेक्स्ट, स्वांग बहुरूपिया कला जिसको कहते हैं अपन, स्वांग, स्वांग कला या बहुरूपिया कला। स्वांग कला, बहुरूपिया, बहुरूपिया, बहुरूपिया कला। इसे भांड कला भी कहते हैं। भांड कहते हैं ना, भांड आए गांव के अंदर, भांड, इसे भांड कला भी कहते हैं। अलग अलग रूप धारण कर मनोरंजन करते हैं। अलग अलग रूप धारण करके मनोरंजन करते हैं। अलग अलग रूप धारण कर मनोरंजन करते हैं। ज्यादातर ये होली और के समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गांव के अंदर कोई परचून का दुकानदार है, उसके पास में एक व्यक्ति जो है वो पुलिस की ड्रेस पहन करके ताला लगा करके यूं आ जाएगा, गाड़ी से उतर के, तुम अफीम बेचता है, वो डर जाएगा, चल मेरे साथ चल। वो भाई साहब भाई आज पकड़ करके ले जाने, मतलब नाटक करेगा वो, और 5-10 मिनट में जब वो घबरा जाएगा बहुत ज़्यादा, लाओ पैसा लाओ, क्या साहब कितना 10 रुपये दे दे तो वो समझ आता है यही भांड है। फिर वो दूसरे किसी के पास जाना, कोई जैसे पुलिस का वेश धारण करके आए, इसी तरह से कोई डाकू का वेश धारण करके आ जाएगा, पैसे निकाल, ये मनोरंजन करते हैं। भांड मंडलियाँ होती थी। अब तो क्या टीवी आ गए तो अब मनोरंजन के लिए फुर्सत, अब तो मोबाइल ने तो कल्चर सारी खत्म ही कर दी। मोबाइल आने के बाद में हमारा कल्चर खत्म ही हो गया। कल्चर अब सारा क्या है, कोई भी त्यौहार देख लीजिए, लोग क्या है कि मोबाइल के अंदर सिर्फ है स्टेटस लगा लेंगे स्टेटस चेंज करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, वो बाकी और कुछ कल्चर कुछ भी नहीं। आगे लिखिए, नौटंकी, नौटंकी, अगला नौटंकी उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। नौटंकी उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। राजस्थान में भरतपुर अलवर में नौटंकी का मंचन होता है। भरतपुर अलवर में नौटंकी का मंचन होता है। रासलीलाएं, रासलीलाएं भरतपुर अलवर में नौटंकी का मंचन होता है। रासलीलाओं की शुरुआत वल्लभ संप्रदाय ने की थी। स्वांग, अरे हाँ, स्वांग के अंदर लिखा नहीं, स्वांग के अंदर एक लाइन और लिखिए, नहीं उसमें और लाइन नहीं, स्वांग के अंदर लिखिए, धनरूप भांड को जोधपुर के महाराजा ने भांड का खिताब देकर
धनुरूप भांड को स्वांग कला में लिखना। धनुरूप भांड को, धनुरूप भांड को जोधपुर के महाराजा ने भांड का खिताब देकर, जोधपुर के महाराजा ने भांड का खिताब देकर ब्रिटेन की महारानी के मनोरंजन हेतु भेजा था। महारानी को उसने कला दिखाई अपने, ब्रिटेन की महारानी के मनोरंजन, हाँ, भांड का खिताब देकर ब्रिटेन की महारानी के मनोरंजन के लिए भेजा। महारानी के मनोरंजन के लिए भेजा। वर्तमान में, वर्तमान में जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड चर्चित कलाकार जिसे मंकी मैन कहते हैं, मंकी मैन, जानकीलाल भांड चर्चित कलाकार, बंदर भी तो नकल के लिए फेमस है ना, जिसे मंकी मैन कहते हैं। मंकी मैन के नाम से फेमस कौन है, ये क्वेश्चन आता कई बार। जानकीलाल भांड, एक मैंने कैमल मैन भी लिखाया था, जो ऊंट को अशोक टाक, ऐसे अशोक टाक जो था। आगे आ जाइए, नेक्स्ट। रासलीलाएं शुरुआत वल्लभ संप्रदाय द्वारा की गई थी। कृष्ण गोपिकाओं का मंचन होता है। शुरुआत वल्लभ संप्रदाय ने की थी, वल्लभ संतों ने की थी। कृष्ण गोपिकाओं का मंचन होता है, कृष्ण गोपिकाओं का मंचन होता है। वल्लभ संप्रदाय, कृष्ण गोपियां का मंचन होता है। रामलीला, रामलीला फुलेरा जयपुर रामलीलाओं का मुख्य केंद्र है। फुलेरा जयपुर नहीं, आगे एक दो लाइन और है। फुलेरा जयपुर रामलीलाएं का मुख्य केंद्र है। फुलेरा जयपुर रामलीलाओं का मुख्य केंद्र है। डीग भरतपुर में रामलीला के आयोजन के समय रसिया दंगल किए जाते हैं। डीग भरतपुर में, डीग भरतपुर में रामलीला आयोजन के समय, रामलीला आयोजन के समय रसिया दंगल किए जाते हैं। रसिया दंगल, रसिया दंगल किए जाते हैं। बिसाऊ झुंझुनू मूक रामलीला के लिए चर्चित है। बिसाऊ, बिसाऊ झुंझुनू, बिसाऊ, बिसाऊ झुंझुनू मूक रामलीला, मूक बिना बोले, मूक रामलीला, जिसमें कलाकार खाली अपने हाव भाव से ही मंचन करते हैं, मूक रामलीला के लिए चर्चित है। अटरू बारा, अटरू, इसी में रामलीला में आगे अलग अलग प्रकार की रामलीलाएं है ना। अटरू, अटरू बारा, यहां की रामलीला में अटरू, अटरू बारा, यहां रामलीला में धनुष राम के स्थान पर कोई दर्शक आकर तोड़ता है। धनुष राम के स्थान पर किसी दर्शक द्वारा, दर्शक तोड़ता है। किसी दर्शक के द्वारा तोड़ जाते हैं। चलो और बाकी, अब आ जाइए स्थापत्य कला है। चलिए और लिख लीजिए थोड़ा।
बाड़ी धौलपुर, पैराग्राफ चेंज करके बाड़ी धौलपुर, बाड़ी बाड़ी का युद्ध पड़ा था अपने, बाड़ी धौलपुर। हाँ आगे पॉइंट, अलग पॉइंट है। बाड़ी धौलपुर, यहां भेंट के दंगलों का आयोजन होता है। बाड़ी धौलपुर, यहां भेंट के दंगलों का आयोजन होता है। भेंट के दंगल, भेंट के दंगल, दंगल भेंट, मिलना एक दूसरे को, भेंट भेंट करना, भेंट के दंगल का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में पुरुष दो भागों में बंट जाते हैं। हजारों की संख्या में पुरुष दो दलों में बंट जाते हैं। आमने सामने खड़े होकर नाचते हुए, आमने सामने खड़े होकर नाचते हुए, आमने सामने खड़े होकर नाचते हुए काव्यमय रूप में संवाद करते हैं। काव्य रूप में संवाद करते हैं। आमने सामने खड़े होकर नाचते हुए काव्य रूप में संवाद करते हैं। काव्य रूप में संवाद करते हैं। बस इतना कंप्लीट हो गया है। कौन सा? कठपुतली में वो शकुंतला पवार का लिखा हुआ है, और जो है राजस्थान ये सबसे पहली संस्था राजस्थान लोककला मंडल उदयपुर, उसी के अंदर कठपुतली वो स्टेज शो में आता है। वो स्टेज शो इसमें नहीं है। राजस्थान स्थापत्य कला, बैकग्राउंड लिखवा देता हूँ। राजस्थान स्थापत्य कला, राजस्थान स्थापत्य कला, बैकग्राउंड लिख लीजिए। राजस्थानी स्थापत्य कला राजपूत स्थापत्य कला कहलाती थी। राजस्थानी स्थापत्य कला राजपूत स्थापत्य कला कहलाती थी। जिसमें मुख्यतः कमल, स्वास्तिक, जिसमें मुख्यतः कमल, स्वास्तिक और देवी देवताओं के चित्र, मूर्तियां होती थी। देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। मुगलों के आने से, मुगलों के आने से मीनार, गुंबद, मीनार, गुंबद, मेहराब, मेहराब, बगीचों आदि का मिश्रण हुआ। बगीचों आदि का मिश्रण हुआ। मिश्रण मतलब इनका, इनमें समावेश हुआ। बगीचों आदि का समावेश हुआ। नई शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। नई शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। नई शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। पैराग्राफ चेंज करके, अंग्रेजों के आने से, अंग्रेजों के आने से इस शैली पर, अंग्रेजों के आने से इस शैली पर यूरोप की गॉथिक स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा। यूरोप की, यूरोप
यूरोप की गॉथिक यूरोप की गॉथिक स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा और इस मिश्रित रूप को गॉथिक स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा। इस मिश्रित रूप को, तीन होगी कलाएं, इस मिश्रित रूप को फर्ग्यूसन ने इंडो सार्सेनिक कला कहा। फर्ग्यूसन ने इंडो सार्सेनिक कला कहा। इंडो सार्सेनिक कला कहा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। राणा कुंभा का समय राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। कुंभा के दरबार में चर्चित वास्तुशिल्पी कुंभा के दरबार में चर्चित वास्तुशिल्पी कुंभा के दरबार में चर्चित वास्तुशिल्पी मंडन मिश्र थे। मंडन मिश्र या मंडन सूत्रधार मंडन मिश्र थे, जिन्होंने वास्तुशास्त्र पर अनेक रचनाएं लिखी। जिन्होंने वास्तुशास्त्र पर अनेक रचनाएं लिखी, जैसे रूपमंडन, मूर्ति वास्तुशिल्प, मूर्तिकला, मूर्तियां कैसे बनाई जाएगी, मूर्तिकला। प्रासाद मंडन, प्रासाद किसको कहते हैं, महलों को, हवेलियों को, किलों को प्रासाद मंडन। दूसरा, पहला तो मूर्तिकला है ना, रूप मंडन। पहला रूप मंडन, मूर्तिकला, प्रासाद मंडन, किले, महल, हवेलियों के निर्माण की कला, किले महल के निर्माण की कला, राजवल्लभ नगर स्थापत्य कला, बावड़ियां तालाब की स्थापत्य कला। इसी में नगर के साथ साथ बावड़ियां तालाब की स्थापत्य कला। शकुन मंडन, शकुन मंडन, वास्तुशिल्प, ज्योतिष जिसको अपन कहते हैं ना। शकुन मंडन में क्या चीज है, शकुन मंडन ज्योतिष या वास्तुशास्त्र पर, ज्योतिष या वास्तुशास्त्र पर। इस मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी, नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने, ये गोविंद की रचना कई बार पूछी भी है। मंडन के पुत्र गोविंद ने, मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी, मंडन के पुत्र गोविंद ने
कला निधि व द्वार दीपिका, एक मिनट, कला निधि द्वार दीपिका, कला निधि व द्वार दीपिका पुस्तकें लिखी थी। दो किताबें हैं, एक कला निधि, दूसरी द्वार दीपिका। कुंभा के अधिकतर स्मारक मंडन की देखरेख में बने थे। कुंभा के अधिकतर स्मारक मंडन की देखरेख में बने थे। कुंभा के अधिकतर स्मारक मंडन की देखरेख में बने थे। कल इसमें आगे और ले लेंगे।